नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, जिसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि मैं कॉन्क्लेव के अंदर था। उस कॉन्क्लेव के अंदर मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। प्लीज़ देखिएगा। रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो उसके अंदर थी, कपिल मिश्रा जो मंत्री हैं वो उसके अंदर थे, मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो उसके अंदर थे। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण लोग जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी दिल्ली की कॉन्क्लेव थी। तो आप देखिएगा, सुनिएगा, ये लाइव टाइम्स के यूट्यूब पेज पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, आपको उनके एक्स हैंडल पर भी मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं एक बेहद चिंता भरी खबर आपके सामने रखने वाला हूँ। ये चिंता भरी खबर इसलिए भी है कि कोई कैसे इस देश की मिट्टी को अपने सर पर लगाते हुए उसके खिलाफ सोच सकता है। मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊं, उससे पहले मैं भारत के पड़ोसी देशों के हालात के बारे में आपका जिक्र करना चाहूँगा, खासतौर पर नेपाल में जो कुछ हुआ आपने देखा। नेपाल में लगातार कवर करता रहा हूँ। मैंने जब नेपाल के अंदर रॉयल मैसेकर हुआ था, यानी राजकुमार दीपेंद्र ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, उसको भी कवर किया था। इसके अलावा मैं सार्क समिट में गया, जब वहाँ पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, जब वहाँ पर हालात बने कि अब जो है राजशाही खत्म करके प्रजातंत्र को लाया जाए, वो कवरेज भी मैंने तमाम करी थी। लेकिन प्रजातंत्र के आने के बाद वहाँ पर किस तरह के हालात हुए, क्या हालात हुए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी क्या है? अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल पूरी तरह धधक रहा है। नेपाल के अंदर कल से थोड़ी थोड़ी शांति स्थापित होनी शुरू हुई है और वहाँ पर एक अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जो कि 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव कराएगा। लेकिन नेपाल में जो कुछ हुआ, क्या वो सब एक दिन में हो गया? या हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ भी हुआ वो क्या एक दिन में हो गया? इसको भी समझने की कोशिश करिए। दरअसल इसके पीछे एक थ्योरी बार बार आती है, डीप स्टेट थ्योरी। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ उसके अंदर भी डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल सामने आया था। ऐसे ही मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं हमारे तमाम पड़ोसी देशों की। भूले मत, 2021 में म्यांमार के अंदर भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, इसको भी मत भूलिए। 2021 के अंदर ही तालिबान जो है वो सत्ता के अंदर आया था। कहां पर सत्ता के अंदर आया था? वो अफगानिस्तान के अंदर सत्ता के अंदर आया था। इसी साल हमने 2022 में देखा, गोटाबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उनको लोगों ने निकालकर बाहर कर दिया। आपको ये सशस्त्र एक पूरी तरह से जनता की बगावत सड़कों पर दिखाई दी थी और उस वक्त राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री का घर, सब में नेपाल की आम जनता घुस गई थी और वहां पर भी सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का था। इसके अलावा इसी साल पाकिस्तान में तख्तापलट हुआ, इमरान खान को हटाकर वहां पर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी के अलावा साल के अंत होते होते 2024 आते आते बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना को न केवल निर्वासित कर दिया गया बल्कि वहां पर एक कट्टरपंथी युवाओं ने मिलकर ये तख्तापलट किया और वहां की जो सबसे कट्टरपंथी पॉलिटिकल तंजीम है वो अब वहां पर शासन में आ जाएगी, ऐसा लगता है। शेख हसीना की दाल वहां पर नहीं गलने वाली और शेख हसीना के ऊपर कई सारे मुकदमे भी लाद दिए गए हैं। इसके बाद ये हालात नेपाल के अंदर बने। अब सवाल ये उठता है कि जेन जी ने, यानी वो जनरेशन जो 1997 से लेकर जनरेशन 2001 में पैदा हुई है, 1997 से लेकर 2001 के मध्यान्ह तक पैदा हुई है, ये तमाम जेन जी कहलाती है। और ये जेन जी पॉपुलेशन को ऐसा क्या हुआ कि वो सड़कों पर उतर आई और ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे में केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तमाम के तमाम मंत्री और पूर्व मंत्री पीटे जाने लगे। ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद चिंताजनक है। और जेन जी को ने जो है जब इस्तीफा हो गया उसके बाद भी वो संसद भवन के अंदर घुसे, राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसे और वहां पर उन्होंने भयानक आगजनी की। अब ये तमाम चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि ये गुस्सा बहुत लंबे समय से भरा हुआ था। ये तमाम चीज़ें ये भी दिखाती हैं कि जिस तरह से नेपाल के अंदर राजशाही के जाने के बाद जिस तरह से प्रजातंत्र आया, उससे पूरा का पूरा प्रजातंत्र जो है
वो भ्रष्टाचार तंत्र बन गया था, ये भी साफ साफ दिखता है। और जो लोगों का गुस्सा था, जो जेन ज़ी का गुस्सा था, वो इसी बात को लेकर था कि हमारे हाथों में रोजगार नहीं है, हमारे पास बेरोजगारी है, लोग सड़कों पर जो है लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इसके अलावा भी सरकार के अंदर कोई सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम इतना था कि भ्रष्टाचार के इस आलम के दौरान जो है वो हर काम के लिए वहाँ के लोगों को पैसा देना पड़ता था और भ्रष्टाचार से लोगों ने लाखों करोड़ रुपए अपने जमा कर लिए थे। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास कुछ तोले सोना और कुछ लाख रुपए है, लेकिन हाल ही में एक वॉच रिपोर्ट के अंदर ये सामने आया है कि अब केपी शर्मा ओली की संपत्ति अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ की है। तो सवाल ये उठता है कि सर, प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद आप इतनी अकूत संपत्ति कैसे कमा लेते हैं, आप इस तरह की संपत्ति कैसे पा लेते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन चिंताजनक खबरें नेपाल से तो आई ही, लेकिन चिंताजनक खबरें भारत से भी आई। भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको लगता है कि नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ उसका रिपीटेशन भारत के अंदर भी होना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो अपनी ही मातृभूमि में आग लग जाए इस तरह की मिन्नतें मांग रहे हैं या इस तरह की मन्नत कर रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि युवाओं, सड़कों पर निकलो, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास बेरोजगारी है। लेकिन बाकी चीजें भारत के संदर्भ में नहीं कही जा सकती। भारत के अंदर बिल्कुल महंगाई नहीं है। जीएसटी ने अभी सभी चीजों के दामों को सस्ता कर दिया है और एक बहुत अच्छा फेस्टिवल सीजन आने वाला है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहा जाए और उनकी सोच पर क्या कहा जाए जो कह रहे हैं कि ऐसा नेपाल में तो हो चुका है, शायद अब भारत के अंदर भी होगा। ऐसी ही बात कही है शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने। उन्होंने इसके संबंध में एक पोस्ट किया है। पहले मैं उनका पोस्ट दिखाता हूं, फिर उनकी बात सुनाऊंगा। अब संजय राउत का एक ट्वीट है, दरअसल एक ट्वीट है न्यूज़ 24 का, जिसमें एक तस्वीर भी डाली गई है और साथ ही साथ ये लिखा गया है कि नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया, नेपाल में उग्र हुआ प्रदर्शन, संसद में लगाई गई आग। और संजय राउत इसके ऊपर लिखते हैं, ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इस पर टैग किसको किया गया है? इस पर टैग किया गया है बीजेपी को, इस पर टैग किया गया है निर्मला सीतारमण को, इस पर टैग किया गया है नरेंद्र मोदी को। अब आप देखिए, आप अपने ही देश में ये सोच रहे हैं कि आपके देश में भी इस तरह के हालात बने। नेपाल भारत का एक सीमावर्ती ऐसा देश है जो बिहार से सटा है, जो वेस्ट बंगाल से उनसे बहुत सा एक भाग है, वो वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा यूपी से भी जुड़ा हुआ है। ये आग जो है जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, और हिंदुस्तान में 75 लाख 75 लाख नेपाली भी रहते हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ, ये आग जो है नेपाल में लगी है ये तानाशाही के खिलाफ, और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, ये ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है, तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया। मैं मानता हूं कि आप लोगों के बीच में सत्ता पक्ष और अपोजिशन के संबंध शायद उतने मधुर ना हो जितने मधुर होने चाहिए, लेकिन ये भी एक हकीकत है ना कि आप आग लगने के बारे में किसके लिए सोच रहे हैं कि यहाँ पर आग लग जाए। खुद अपने देश के बारे में ये सोच मुझे चिंतित करती है, ये सोच मुझे प्रभावित करती है। और मैं आपको कई ऐसे इंसिडेंट्स बताऊंगा जिसमें इस सोच को सड़कों पर इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर कई तरह की तैयारी की गई थी। ये सोशल मीडिया के पोस्ट यहाँ पर नहीं रुकते हैं। ऐसी कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी हैं। हो सकता है मैं भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हो जाऊं, या हो सकता है मैं उनकी
कई नीतियों से सहमत ना हूं। कई बार मैंने भी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दों पर आधारित विरोध किया है, लेकिन सवाल यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का या सरकार का विरोध करते करते आप देश विरोध पर कब आमदा हो जाते हैं, इस थिन लाइन को ड्रॉ करना अपोजिशन पार्टी के नेताओं को भी सीखना चाहिए। एक और ट्वीट में आपको बताता हूं, ये श्रीनिवास बीवी जो राहुल गांधी के सबसे नजदीकी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनका लिखना है, नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी है। तानाशाही ज्यादा दिनों तक चलती रही, चाहे कोई भी मुल्क हो। इनका भी आशय वही है, इनका भी आशय वही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में ये लोग लगातार कहते हैं कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा है, देश के अंदर तानाशाही के हालात हैं। ऐसे में ये भी यही सोच रहे हैं कि क्या नेपाल में जो कुछ हुआ वो किसी दिन भारत के अंदर भी होगा, और भारत के अंदर होता या भारत के अंदर होने की कोई सिचुएशन होती तो मैं उससे आपको पहले आगाह करता, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं है। उकसावे की कोशिश, लोगों को उकसाने की कोशिश जरूर की जा रही है। हम 147 करोड़ के देश हैं, मेरे हिसाब से हम अब 140 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ अधिक हो चुके हैं। हम लगभग 147 करोड़ के देश हैं, और 147 करोड़ के इस देश के अंदर जो है अभी इस तरह के हालात नहीं आए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। एक बहुत ही जिसको मैं खराब ट्वीट कहूँगा, वो विंग कमांडर अनुमा आचार्य की तरफ से आया है। ये भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही हैं। यहाँ पर एक तस्वीर लगी है, नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया, और ये क्या लिख रही है उसके ऊपर, ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? ये इशारा कर रही है निर्मला सीतारमण की तरफ, क्योंकि निर्मला सीतारमण न केवल भारत की वित्त मंत्री हैं, बल्कि सबसे अधिक वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने का जो क्रेडिट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जाता है। तो यहाँ पर उस वित्त मंत्री के बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं जो एक अपने आप में एक बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन है। अगर मैं उनको कहूँ कि वो बहुत डिग्निफाइड पर्सन है, और विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने एक बहुत अनुचित टिप्पणी की है, तो ये गलत नहीं होगा। अब आपको क्यों इमेजिन करना है कि भारत की वित्त मंत्री साड़ी पहनती है, इसलिए एक दिन ऐसा आएगा भारत में कि उनको सड़क पर साड़ी में भी दौड़ा कर पीटा जाएगा। आखिरकार ऐसी चीज़ों की इच्छा करना या उसको सोशल मीडिया पर डालना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये आपकी जो मानसिकता है, क्या मानसिकता, विकृत मानसिकता, उसको परिचायक है। इसके अलावा एक आईपी सिंह है, आईपी सिंह साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कई तरह की बात करते रहते हैं। उसमें नेपाल टुडे, टुमारो इंडिया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, देश के युवाओं छात्रों से अपील है कि कमर तोड़ महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ कैंपस छोड़ो। ये बात सामने आ रही है, ये बात आईपी सिंह लिख रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, देश में महंगाई है, और देश के अंदर जो है बेरोजगारी है, इसके लिए कैंपस छोड़ो। बेरोजगारी के मुद्दे पर मैं आपके साथ डिबेट कर सकता हूं, लेकिन क्या देश में भ्रष्टाचार है? देखिए, आज तक यानी इस सरकार को 11 साल हो गए हैं, लेकिन उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ अभी तक किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा है। छोटे मोटे आरोप जरूर लगे हों, लेकिन कोई संगठित आरोप आज तक किसी मंत्री के ऊपर, किसी मुख्यमंत्री के ऊपर या कभी प्रधानमंत्री के ऊपर लगा हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो एक सवाल तो अपने आप में खत्म हो जाता है। इसीलिए कई सारे नेता अब संजय राउत के बयान को और संजय सिंह के बयान को गलत भी ठहरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत क्या बयान दे रहे कि नेपाल में जिस प्रकार की हिंसा हुई वो भारत में भी हो सकती है। इस प्रकार के बयानबाजी के पीछे आपकी क्या मानसिकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या आप ये शांति नहीं चाहते? बार बार हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो, अन्य देश हो, वहां बैठे हुए आतंकवादी आपकी इस बयानबाजी से खुश होते हैं? क्या उनकी सुपारी बजाने का काम भारत में रह के कर रहे हो, या पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में आप पेश आ रहे हो? इस प्रकार की बयानबाजी इसके पहले भी देखी गई है। ये सारे बयान षड्यंत्र के तहत है।
कुछ लोगों को उकसाने के लिए है। मां भारती के लिए जो आवश्यक है उस प्रकार की बयानबाजी करो। विपक्ष में हो, विरोध के लिए विरोध न करते हुए जो देश के लिए जो फायदेमंद चीजें हैं इस प्रकार की बयानबाजी हो। भारत में शांति है, अमन है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बिल्कुल रहेगा। पर आपकी मंशा पर सवाल उठता है कि इस प्रकार के बयान के पीछे, आपकी मंशा के पीछे कुछ और कारण है। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश में भी जब तख्ता पलट हुआ था तो हमारे यहाँ कई लोगों ने इसी तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा था। इनफैक्ट कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने तो ये भी कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है जो अपने ही देश के अंदर आप आपसी संघर्ष की बातें करें कि भारत गृह युद्ध की आग में जल जाए। अरे कभी कोई सत्ता पक्ष में रहता है, कहीं कोई अपोजिशन में रहता है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में रहता है उसको सत्ता पक्ष का काम बखूबी करना चाहिए और जो विपक्ष में रहता है उसको विपक्ष का काम बखूबी करना चाहिए। आपको पता है इससे पहले भारत में भी डीप स्टेट थ्योरी कई बार चल चुकी है। भारत में भी इस डीप स्टेट ने सरकार को अस्थिर करने की कई कोशिशें की हैं। सबसे पहला मामला आपको बता देता हूं, 2014 से 2019 के बाद जैसे ही CAA कानून 2019 के अंदर आया था, इसको संसद से स्वीकृति मिली थी, तब आपको याद है शाहीन बाग खड़ा हुआ था। देश भर के अंदर धरने, विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, ये कहा जाने लगा कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हुआ। और अब ये कानून भारत में पूरी तरह से लागू है। क्या किसी मुसलमान की नागरिकता गई है? नहीं गई है। लेकिन हाँ, उस वक्त एक कोशिश हुई थी कि सरकार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए और सड़कों पर उस वक्त तक रहा जाए जब तक नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं। इस तरह के कई विचार जब मैं शाहीन बाग के इस आंदोलन को कवर कर रहा था तब सुनने को मिले थे शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े हुए इन्हीं नेताओं के द्वारा। उसके बाद आपको दूसरा इंसिडेंट बताता हूं। दूसरे इंसिडेंट में तो हद हो गई थी। आपको पता है कोरोना के वक्त कई सारे किसान, खास तौर से हरियाणा और पंजाब के किसान आकर बॉर्डर पर बैठ गए थे और 3 कृषि कानून जिनको सरकार ने लागू किया था, उन 3 कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने इस पूरे आंदोलन की हवा दे दी थी। मोडस ऑपरेंडी वही थी कि तब तक इसका विरोध प्रदर्शन जारी रखो जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पद नहीं छोड़ देते हैं। लेकिन पद छोड़ने की नौबत तो नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन उन कृषि कानूनों के चलते अब जो है सफ़र कौन कर रहा है? भारत के किसान ही कर रहे हैं। शायद वो प्रधानमंत्री और उनके बाकी साथियों की इस दूरंदेशी को नहीं समझ पाए थे कि आने वाले समय में इन कृषि कानूनों से भारत के किसानों को किस तरह से फ़ायदा होने वाला है। इसी तरह मणिपुर में हिंसा की गई, इसी तरह कई और हालात पैदा किए गए, इसी तरह ऐसे ही जन आंदोलन को कई खड़ा करने की कोशिश की गई। वक्फ के खिलाफ जब कानून आया था मौका तो नहीं मिल पाया क्योंकि हालात कुछ इस तरीके के बन गए, वरना वक्फ के खिलाफ भी इसी तरह के आंदोलन की तैयारी थी, लेकिन बहरहाल ये आंदोलन नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अपने देश का ही बुरा सोचने वाले लोगों की मानसिकता क्या है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि अपने ही देश के खिलाफ लिखने वालों की ये मानसिकता क्या है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि अपने ही देश को आग में झोंकने की हसरत रखने वाले इन लोगों की मानसिकता क्या है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आप उस मातृभूमि को जलाना चाहेंगे जिसने इस दुनिया में आपको सब कुछ दिया है। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब क्या वो लोग देंगे जिन्होंने इस बात को लिखा है। वो तो फिर एक तर्क देने लगेंगे ना कि देश के अंदर तानाशाही चल रही है, देश के अंदर बेरोजगारी चल रही है, देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, देश के अंदर बेरोजगारी चल रही है। बेरोजगारी पर मैं डिस्प्यूट कर सकता हूं कि भारत में उतने रोजगार नहीं है जितनी हमारी जनसंख्या है। लेकिन क्या भारत में महंगाई है? भारत में महंगाई है ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि भारत का ग्रोथ दर जो है वो 7.8% का है।
7.8। इतनी ग्रोथ दर बड़े बड़े देशों की भी नहीं है। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में अग्रसर है। तो एक जो बड़ा मोर्चा होता है ना कि भारत की विकास दर जो है वो 7.8 के आसपास है और भारत में जो भारत की महंगाई दर है वो शायद 1.25 के आसपास ऐसा कुछ है। यानी जो विकास दर है, महंगाई दर है, वो विकास दर से लगभग 5 गुना से ज़्यादा है। तो भारत कितनी स्ट्रांग सेंटिमेंट्स के साथ इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर डटा हुआ है, इस बात को आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो महंगाई वाला चैप्टर फिलहाल भारत के अंदर है ही नहीं, क्योंकि जीएसटी के दरों में हाल ही के दिनों में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव ने भी काफ़ी परिवर्तन किए हैं और उस बदलाव के बाद भी जो है कई सारी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होने वाली है। और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा है कि एक अच्छी दीपावली और अच्छा दशहरा और अच्छी दुर्गा पूजा होने वाली है, क्योंकि 22 तारीख से इन तमाम चीज़ों के दाम कम होंगे। अब मैं चलते चलते आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो 3-4 ट्वीट मैंने आपको बताए हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके बारे में, उन लोगों की मानसिकता के बारे में आप क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरा देश महान है और मेरे देश में ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी आगे ऐसा होगा। दुनिया या डीप स्टेट चाहे जो भी कोशिश कर ले।